हेलो एवरीवन। यूपीएससी ने आईएएस और आईपीएस के कैडर अलॉटमेंट को लेकर के अपने नियम को पूरी तरीके से बदल दिया है। पहले देखा जाए तो जहां आईएएस आईपीएस और अन्य पदों को लेकर के जो कैडर अलॉटमेंट होता था वो ज्योग्राफिकल बेसिस पे होता था, जिसे आयोग ने इस बार पूरी तरीके से बदल दिया है और अल्फाबेटिकली यहां पर एक नया सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें के माध्यम से आपको नए तरीके से कैडर अलॉटमेंट किया जाएगा। आज यहां पर इसी सिस्टम को पूरी आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीएससी एग्जाम देते हैं और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कैडर कैसे मिलने वाला है और क्या यह कैडर अलॉटमेंट को लेकर के जो प्रक्रिया है वो स्थिर रहने वाली तो नहीं, क्योंकि यूपीएससी इस नियम को लगातार हर साल नए तरीके से लागू करेगा पूरे बदलाव के साथ, जिससे काफी कुछ यहां पर बदलने वाला है कैडर सिस्टम में। तो चलिए आपको समझाते हैं आखिर यूपीएससी 2026 के कैडर अलॉटमेंट का यह नया नियम क्या है। यहां पे देखिए सरकार के द्वारा जो यूपीएससी के नए कैडर नियम को जो लागू किए जाने की यहां पर बात की गई है उसे कहा गया है एक नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी 2026। भारत सरकार ने यूपीएससी के कैडर अलॉटमेंट के लिए 2017 में चली आ रही जोन सिस्टम को यहां पर उसको खत्म किया है और इस नई सिस्टम को यहां पर लागू कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके तहत क्या है, जो साइकिल सिस्टम के जरिए अफसरों के कैडर का बंटवारा होगा और ये जो पॉलिसी है इंडियन एक्सप्लेनेटरी सर्विस यानी कि आईएएस हो गया, आईएफओएस हो गया और आईपीएस पर यहां पर चयनित उम्मीदवारों पर लागू होने जा रहा है। तो समझते हैं आखिर ये जो नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी है वो है क्या। सबसे पहले सरकार ने जो खत्म किया है वो है ज्योग्राफिकल जोन सिस्टम को। ज्योग्राफिकल जोन सिस्टम होता क्या था, तो यहां पे देखिए यूपीएससी जो है अब तक सभी स्टेट और यूटीज में टोटल 25 कैडर बनाए थे। कितने? 25। इन 25 कैडरों को उन्होंने ज्योग्राफिकली 5 जोन में बांट दिया था। ठीक है, जैसे यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, एक ये हो गया जिसको आप कहते हैं नॉर्थ। ठीक है, एक यहां पर हो गया आपका देखा जाए तो वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया और यहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये आपको 5 अलग अलग सेक्टर थे, यहां पर इन्हें नॉर्थ वेस्ट साउथ सेंट्रल ईस्ट में यहां पर डिवाइड कर दिया गया था। और जब भी आप यूपीएससी मेंस का एग्जाम क्लियर करते हैं तो कैंडिडेट को एक फॉर्म भरना होता है DF2 और इस फॉर्म को जैसे ही आप भरते हैं तो आपको पहले जोन भरना पड़ता था और जोन के बाद फिर आपको एक स्टेट प्रेफरेंस, जैसे कि यहां पर आपने अगर नॉर्थ जोन को सिलेक्ट किया है तो नॉर्थ जोन में देखिए आपको राजस्थान भी आता है, यूपी आता है, हरियाणा आता है, यूके आता है, उत्तराखंड आता है, आपको पंजाब आता है, हिमाचल आता है, जम्मू आता है, कश्मीर आता है, लद्दाख आता है, दिल्ली आती है, यूटी आपको चंडीगढ़ यूटी आती है। तो ये आपको यहां पर भरना पड़ता है, सिस्टमेटिकली आप किसे यहां पर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर यहां पर देखा है तो एक बार जिस स्टेट में ऑफिसर की नियुक्ति होती है परमानेंट उसी स्टेट में वो रहता है और इसे ही यहां पर आपको कैडर सिस्टम कहा जाता था। तो ये एक पहले की व्यवस्था थी जिसे ज्योग्राफिकल सिस्टम यहां पर कहा गया था। लेकिन अब यहां पर जो अलॉटमेंट सिस्टम है, जो न्यू कैडर पॉलिसी आई है, जो न्यू कैडर ऑर्डर भी आप इसे कह सकते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं रहेगा। इसमें बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या किए गए हैं, तो अब देखिए यहां पे अल्फाबेटिकली आपके नए ऑर्डर जनरेट किए गए और इस आधार पर आपको देखा जाए तो 4 ग्रुप में इसे डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए के अंतर्गत जो होगा उसमें AGMUT होंगे। AGMUT अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो आपको दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़ को इसमें रखा गया है। वहीं ग्रुप 2 में अगर हम देखें इसमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश को रखा गया है। तीसरा अगर हम देखें तो ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 में आपको कौन कौन से स्टेट्स आने वाले हैं, तो महाराष्ट्र है, मणिपुर है, नागालैंड है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान है, सिक्किम है और तमिलनाडु है। वहीं ग्रुप 4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल स्टेट्स आपको आते हैं और ये आपको नया आपको सिस्टम रहने वाला है जिसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर न्यू कैडर सिस्टम में कहा गया है। अब यहां पर इसमें मिलेगा कैसे वो समझिएगा। नया जो कैडर सिस्टम आपको लागू हो रहा है इसमें अलॉटमेंट कैसे होगा। जैसे हमने कहा कि पुराने सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपने नॉर्थ जोन में हरियाणा कैडर को प्रेफरेंस मान लीजिए दिया है, पहले नॉर्थ जोन सेलेक्ट किया, फिर एक आपने स्टेट कहा कि मुझे सबसे पहले जो होता है हरियाणा चाहिए। मान लीजिए आपको हरियाणा यहां पर नहीं मिलता है तो ऐसे में क्या होता था, कैंडिडेट को हरियाणा नहीं मिला तो उसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश मिल जाता था, क्योंकि आपको क्या होता था कि आप इसी नॉर्थ जोन में है तो आपको यहीं घूम फिर के आपको इसी में रहना है। अब ऐसा क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब नया जो सिस्टम इसमें आया है अल्फाबेटिकली अरेंज स्टेट है और अल्फाबेटिकली मान लेते हैं अगर आपने यहां पर हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक एक ही स्टेट में रखती है, एक ही ग्रुप में डाल दिया गया है, तो अगर आपको इस बार अगर हरियाणा नहीं मिला है तो आप नॉर्थ जोन में नहीं रहेंगे, आप हो सकता है सीधा साउथ में चले जाएं। आप कर्नाटक भी जा सकते हैं और आप केरल भी जा सकते हैं या फिर आप ईस्ट में जा सकते हैं, आपको देखा जाए तो आप झारखंड भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप कहीं भी जा सकते हैं, नॉर्थ जोन में ही नहीं रहेंगे और यही आपको देखा जाए तो पूरा एक नया अल्फाबेटिकली ऑर्डर कैडर सिस्टम होने जा रहा है। होता कैसे है, तो हर बार यहां पर देखा जाए क्या ये रूल्स हमेशा ऐसे ही रहेंगे या इसी आधार पे होंगे, तो यहां पर सरकार इसमें भी कुछ बदलाव कर रही है। बदलाव क्या कर रही है
कि जैसे कि पुरानी व्यवस्था क्या होता था, पुरानी व्यवस्था में जो ज्यादातर टॉपर्स होते थे उन कैंडिडेट एक ही जोन को चुनते थे। टॉपर जो होता था वो एक ही, जैसे नॉर्थ में सारे टॉपर जितने होते थे वो पहले नॉर्थ जोन को सिलेक्ट कर लेते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि कुछ जोन्स में जो होता था मेटोरियस ऑफिसर मिल जाते और कुछ में मिल ही नहीं पाते थे। लेकिन नई व्यवस्था के रोटेशन लागू होता रहेगा, यानी कि हर साल अलग ग्रुप से कैडर एलोकेशन शुरू होगा। और मान लीजिए इस साल अगर ग्रुप 1 के राज्यों को राज्यों से अफसरों की भर्ती शुरू हो रही है तो अगले साल ग्रुप 2 के राज्यों से यहां पर भर्ती शुरू की जाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि हर साल एक ही राज्य को सारे मेरिटोरियस अफसर यहां पर नहीं मिलेंगे और सभी राज्यों को बराबर यहां पर अधिकारी मिलेंगे और इस तरीके से सभी राज्यों के विकास सिस्टम यहां पर बेहतर होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 2024 का, अगर आपको कैडर सिस्टम अगर आपको याद है तो यहां पर जो टॉपर्स थी शक्ति दुबे, उन्होंने उत्तर प्रदेश को ज्वाइन किया। वहीं आपको जो ऑल इंडिया रैंक जिनकी 2 थी हर्षिता गोयल, उनको यहां पर गुजरात मिला था। तो इस तरीके की जो सिस्टम है इनको यहां पर आपको खत्म किया जाने की प्रक्रिया लागू की जा रही है। तो ऑर्डर चेंज करने को लेकर के प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो इस तरीके से चलेगा। मान लेते हैं पहले साल में ग्रुप ए 2 3 4 इस क्रम में यहां पर अधिकारियों को फिलअप किया जाएगा और दूसरे साल में देखा है तो ग्रुप ओ को सबसे नीचे चला जाएगा, फिर 2 3 4 1, फिर अगले साल देखा है तो फिर 3 4 1 2, फिर 4 1 2 3। इस तरीके से जो क्रम होगा वो लगातार अपडेट होता रहेगा। रोटेशन एक प्रणाली यहां पर आपको चलती रहेगी और इस तरीके से टॉपर को हर राज्य में यहां पर वितरित करना है, यानी कि पूरे देश में यहां पर अलग अलग समय पे अलग अलग यहां पर अच्छे रैंक के अधिकारी पहुंचाया जा सके। इसके लिए करना क्या है, तो यहां पे देखिए जो आईएएस की वैकेंसी होती है, आईएएस की वैकेंसी जो होती है वो 2 तरीके की है। 2 तरीके कैसी होती है, एक होती है कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज यानी कि अनरिजर्व्ड होती है, यहां पर आपको ईडब्ल्यूएस है, अनरिजर्व्ड है, एससी एसटी और आपके ओबीसी होती है। दूसरा होती है क्षेत्रीय या टेरिटोरियल होती है, जिसमें आपको इनसाइडर होते हैं जो अपने होम स्टेट्स को ही यहां पर सेलेक्ट करते हैं और कुछ आउटसाइडर होते हैं जो अदर स्टेट्स के होते हैं। अब आयोग जो होता है इसमें भी थोड़ा सा बदलाव इस नियम में भी करने जा रहा है। इस नियम को उन्होंने कैसे बदला है, इस तरीके से बदला है कि इनसाइडर की सीट को आउटसाइडर से फिल की जा सकती है। इस नियम में क्या लागू कर रहे हैं, इस नियम में लागू ये कर रहे हैं कि अगर किसी साल किसी कैडर ने इनसाइडर वैकेंसी को भरने के लिए योग्य उम्मीदवार जो उस राज्य का हो जिसे वहां काम करने की इच्छा भी जताई हो उपलब्ध नहीं होता है तो वह पद आउटसाइडर वैकेंसी में बदल जाएगी और बदला हुआ पद उसी एग्जाम ईयर में दूसरों के दिया जाएगा, अगले साल के लिए उसे आगे या कैरी फॉरवर्ड यहां पर नहीं बढ़ाया जाएगा। तो किसी न किसी को वो अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, आउटसाइडर को कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आउटसाइडर को उस यहां पर पद पर भर्ती कर दिया जाएगा, अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इस तरीके से यहां पर पूरी प्रक्रिया में यूपीएससी बदलाव कर रहा है। एक और चीज यहां पर है कि वैकेंसी डिटेल्स को लेकर के कई बार फॉर्म आने में लेट हो जाता है। आयोग यहां पर इस पर काम क्या कर रहा है, आयोग ने 31 जनवरी तक कहा है कि सभी राज्यों को अपनी वैकेंसी डिटेल्स को भेजना होगा, यानी कि 1 जनवरी तक राज्यों को कैडर गैप के आधार पर रिक्त पदों की गणना करनी है। उसके बाद 31 जनवरी तक राज्य सरकारों को अपनी रिक्तियों की मांग भेजनी है, जिसके आधार पर इनसाइडर और आउटसाइडर पदों का ब्रेकअप तैयार किया जाएगा और फिर यहां पर जो कैडर अलॉटमेंट सिस्टम होगा उसके माध्यम से उसको फिलअप भी किया जाएगा। प्रीलिम्स क्लियर करने वालों के लिए कैडर प्रेफरेंस यहां पर भरना होता है। एक स्थिति यहां पर ऐसी है वर्तमान समय में, क्या होता है जब भी आपको प्रीलिम्स आप क्लियर करते हैं तो आप मेंस का एग्जाम देने जाते हैं और मेंस का जब एग्जाम देना होता है तो उसी समय आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि डीएफ को भरना होता है। ठीक है, उसी कैंडिडेट्स को यहां पर कैडर चुनने होते हैं और उसी समय ये सारी प्रक्रिया आपको अपनानी होती है। अब नई पॉलिसी से 25 ऑफिसर को मिल सकता है मनचाहा कैडर, यानी कि एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि हर साल 180 आईएएस और करीब 200 करीब आईपीएस के लिए यहां पर पोस्ट निकलती हैं। नई पॉलिसी से शुरुआत के 25 को ही उनकी मर्जी का कैडर मिलेगा और बाकी लोगों को यहां पर असाइन किया जाएगा, यानी कि टॉप 25 में हो सकता है अगर आप आते हैं अपने कैडर को सिलेक्ट करते हैं या फिर यहां पर आपको मनचाहा कैडर आपको मिलने के जो चांसेस हैं अब सिर्फ ऐसे यहां पर 25 अधिकारियों को ही हैं, बाकी लोगों को ऐसे आपको मनचाहा कैडर नहीं मिलेगा और आपको यूपीएससी तय करेगी कि कहां भेजना है। यह है यूपीएससी की नई कैडर एलोकेशन पॉलिसी। इस नियम को लेकर के आप कितने यहां पर सहमत हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे यूपीएससी से संबंधित नए नियमों को लेकर के, लेटेस्ट न्यूज को लेकर के, एग्जाम संबंधित जानकारी और यूपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।